हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भीषम कुमार यादव, स्टेशन मास्टर, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, एक कोटेशन है, एन वर्चुअस वुमेन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द हाउस। एक गुणवान और पढ़ी लिखी औरत घर की गहना होती है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 सामान्य विज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण सेट जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किसमें सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सबसे पहले तो जानते हैं इसमें कि विशिष्ट ऊष्मा कहते किसको हैं। यानी किसी भी द्रव की बात करें, द्रव या ठोस की बात करें, 1 ग्राम वस्तु को लेने के बाद 1 ग्राम या 1 किलोग्राम वस्तु जो भी हो, ठोस द्रव गैस हो, 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने में जो ऊष्मा खर्च होती है उसे उस वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं या विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहा जाता है। तो अपना ये सवाल है इसमें कि निम्न में से किसमें सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसका उपयोग रेडिएटर को ठंडा करने में भी किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। उबले हुए पानी की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा कहते किसको हैं? तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, नीचे से ऊष्मा देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, 1 से लेकर 100 तक बढ़ता है। जब 100 पर पानी उबलने लगता है, उसके बाद ऊष्मा देने के बाद भी उस पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, तो हमें लगता है कि ऊष्मा कहाँ जा रहा है। तो ऊष्मा वो भाप के रूप में बदल जा रहा है, उसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसीलिए उबले हुए पानी की अपेक्षा भाप में अधिक जलन होती है, क्योंकि भाप में उबलते हुए पानी की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। अगला सवाल, मारीचिका बनने का कारण। इससे सवाल पूछा जाता है कई बार, मारीचिका बनने का कारण क्या है? तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका इसमें सही नहीं लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए, जिसके वजह से क्या होता है कि मारीचिका बनती है, जिसको हम लोग दृष्टिभ्रम भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, उसका अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हुआ। अगला देखेंगे 5 नंबर, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। लोहे के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वह जंग लगने से बच जाता है। उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। अस्थाई चुंबक बनाया जाता है, इसके लिए उपयोग में लिया जाता है नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला 7 नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन, 1897। कई बार पूछ देता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों याद होना चाहिए। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की चैडविक, कभी कभी ये भी देता है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड भी देता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसको बोलते हैं, वो अल्फा, बीटा और गामा तीनों तरह की किरण उत्सर्जित करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9,
परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, नाभिकीय विखंडन। इसमें भी पूछा जाता है कि परमाणु बम की खोज किसने किया था? जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था और इसका पहला परीक्षण 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने किया था परमाणु बम का। और उसके बाद पता ही है कि वो परीक्षण के जस्ट बाद जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 के नागासाकी पर। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। अगला सवाल नंबर 10, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। ये भी अच्छा सवाल है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन के छोटे छोटे नाभिक मिलकर हीलियम के बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन के छोटे छोटे नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक के बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप विपुल मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यही ऊर्जा सूर्य से हम लोगों को ऊष्मा और प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। अगला सवाल देखते हैं 11, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने किया था? बढ़िया सवाल है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर, ऐसे केवल चंद्रशेखर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर ने किया था। इनको 1983 में 1983 की बात करेंगे, 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था ब्लैक होल सिद्धांत की खोज के लिए। अगला सवाल 12 नंबर, फैदोमीटर द्वारा मापा जाता है। फैदोमीटर की बात करें तो फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। एक फैदम, अगर पूछा जाए कि एक फैदम बराबर 6 फुट होता है, 6 फुट होता है। अगला सवाल प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? यह एक दूरी का मात्रक है। कभी कभी देखने में, क्योंकि ये सब रेडीमेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है। एक प्रकाश वर्ष की बात करें, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में बात करेगा तो 10⁻12 हो जाएगा, या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर। ये कई बार पूछा हुआ है सवाल। अगला सवाल है, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करता है जैसा, पानी में जो बुलबुला फेन में निकलता है वह बुलबुला किस तरह से काम करता है? देखने में उठा हुआ रहता है, लेकिन काम करता है अवतल लेंस जैसा। अवतल लेंस, इसमें थोड़ा सा ललने लिखा गई है, इसको लेंस कर लेंगे। अगला सवाल, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होने की वजह से ही लाल रंग के प्रकाश का यूज खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी कि साफ साफ देखने की न्यूनतम दूरी कितना है, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से पढ़ सकें या देख सकें? वो है ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए, परम शून्य तापमान क्या है? यानी वह ताप जिससे नीचे नहीं लिया जा सकता है, वो है -273 डिग्री सी। ऑप्शन नंबर डी -273 डिग्री सी, यह परम शून्य तापमान कहलाता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो सैटेलाइट, वह किसी भी पृथ्वी पर जिस स्थान के सामने छोड़ा जाता है उसी स्थान की जानकारी हमेशा देता है
और उसका आवर्तकाल होता है 24 घंटा का, पृथ्वी के बराबर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 19, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें देखिए, इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी। ऑप्शन नंबर बी, इसको एडजस्ट कर दूं, ये लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला 20 नंबर सवाल देखिए, कार्य का मात्रक है। तो इसमें कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं कार्य से रिलेटेड। कार्य का मात्रक सबसे पहले देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका मात्रक क्या है? जूल। कार्य एक अदिश राशि है। सदिश से भी रिलेटेड वेक्टर और स्केलर के बारे में आता है पढ़ने के लिए, यानी कि सदिश और अदिश, वैसे जिसमें समय और परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों हो उसको सदिश, और जिसमें केवल दिशा हो उसको हम लोग अदिश कहते हैं। तो कार्य की बात करें तो कार्य का मात्रक जूल होता है और यह अदिश राशि है। अगला सवाल, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों? पृष्ठीय तनाव के कारण। ये सब रेडीमेड सवाल है, ऑप्शन नंबर बी आपको पता होना चाहिए। अगला, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होता है? तो इसमें कई तरह की असमंजस उत्पन्न होती है, लेकिन इसका सही उत्तर है कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह काम करता है? अब देखिए, आंख की रेटिना का काम क्या है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उसी तरह से फोटोग्राफिक कैमरा में तस्वीर कहाँ बनती है? तो उसका फोटो फिल्म, जिसको फिल्म बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला, नेत्रदान में कौन सा भाग दान में दिया जाता है? ये भी काफी बार पूछा हुआ है। कॉर्निया, केवल कॉर्निया ही दान में दिया जाता है, बाकी आंख की भाग नहीं दी जाती है। सवाल नंबर 25, हाइपरमाइट्रोपिया। हाइपर एक तो होता है माइट्रोपिया, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमाइट्रोपिया। तो हाइपरमाइट्रोपिया और मायोपिया दोनों के बारे में देखेंगे। हाइपर का मतलब दूर, यानी कि दूरदृष्टि दोष, यानी हाइपरमाइट्रोपिया को हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि और मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें होता क्या है कि आँख की समंजन क्षमता खराब हो जाती है, यानी कि मानव नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तब हम कहते हैं कि उस आँख में कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो गया है, या तो निकट दृष्टि या दूरदृष्टि या बिंदुकता या मोतियाबिंद, किसी तरह की दोष उत्पन्न हो जाती है, तब ऐसा होता है। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है ये, तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? इसका रीजन क्या है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हैं? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। और ये सब सवाल ऐसा रेडीमेड है कि आप हर सवाल को बार बार सुनें और देखें, इससे आपको याद हो जाएगी और पेपर में आसान सवाल आप गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।